तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। आज का जो अपना ये लेक्चर सीरीज़ है ये प्लांट मेटाबॉलिज्म का 6th लेक्चर है। इससे पहले मैं 5 लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। बीच में मैंने कुछ और दूसरी सीरीज़ इम्पोर्टेंट सीरीज़ मेरे चैनल पे चला दी थी फॉर द स्पेशली फॉर द मास्टर्स एंट्रेंस एस्पिरेंट्स गेट ICAR ICMR DBT बार्क, ये सब जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उन सब के लिए वो मेरी जो सीरीज़ चल रही है वो इम्पोर्टेंट है। प्लांट मेटाबॉलिज्म बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ बॉटनी वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। सिर्फ बॉटनी में नहीं, ये बायोकेमिस्ट्री में, जेनेटिक्स में, जूलॉजी में, सब में पूछा जाता है। बिकॉज ये बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है मेटाबॉलिज्म, और इस वजह से ये आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। और इस वजह से ये अपना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है, जिसकी वजह से मैं ये सीरीज़ यहाँ पे शुरू की है। बिना कोई देरी के चलो शुरू करते हैं। अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था कि फोटो रेस्पिरेशन एक काफ़ी बड़ा मेजर इशू बन जाता है प्लांट्स के लिए। बिकॉज C3 प्लांट्स जो हमने देखे थे, जो कि क्या करते थे, डार्क रिएक्शन, जिसकी हेल्प से अपनी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है, ग्लूकोज बनती है। उस ग्लूकोज के बनते हुए क्या होता है, CO2 को फिक्स किया जाता है और O2 को बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है O2। तो बट जैसे फोटोसिंथेसिस चल रही है तो क्या हो जाता है कि एनवायरनमेंट में बाहर O2 की एक अच्छी खासी लेयर, अच्छी खासी अमाउंट प्रेजेंट हो जाती है। और टेम्परेचर थोड़ा सा हाई अगर देखने को मिल गया तो एकदम से प्लांट में, C3 प्लांट में जो रुबिस्को एंजाइम था, उसकी दो एक्टिविटीज़ हैं, कार्बोजिलेज की और ऑक्सीजनेज की। तो वो एकदम से O2 का लेवल बढ़ते ही ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करने लग जाएगा। जिस CO2 को वो फिक्स कर रहा था, उस वाले CO2 को करने लगेगा अनफिक्स। और वहाँ पे क्या करने लगेगा, O2 को फिक्स। क्या बोला मैंने, O2 को तो करेगा फिक्स, मतलब O2 को तो लेगा, और CO2 को अनफिक्स, मतलब CO2 को छोड़ देगा। ये हम नॉर्मली, हम ह्यूमन बींग्स जो रेस्पिरेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम भी यही करते हैं कि बाहर से O2 को लेते हैं और CO2 को हम एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो इस वजह से इसको रेस्पिरेशन नाम दिया गया है। फोटो इस वजह से दिया गया है क्योंकि हाई टेम्परेचर और लाइट की प्रेजेंस में ये फिनोमिना देखने को मिलता है। तो इस फोटो रेस्पिरेशन को क्या बोल देते हैं, C2 साइकिल, क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो बनता है C2 प्रोडक्ट। अगर जिस बच्चे ने ये सब बातें नहीं देखी हैं, इन सब का बिल्कुल बेसिक से एडवांस बारीकी बारीकी से चीज़ों को अगर वो नहीं जानते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं उनको लग रही, तो वो मेरी सीरीज़ जो चल रही है उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारी प्लेलिस्ट की एंड दूसरी वीडियोस की आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिर हमने वहाँ पे लास्ट में यहाँ पे स्टॉप किया था कि ये फोटो रेस्पिरेशन इतना मेजर इशू है, तो इसको कैसे स्टॉप किया जाए। क्या सारे के सारे धरती पे जो प्लांट है वो C3 ही हैं जो इस C2 साइकिल से, इस फोटो रेस्पिरेशन से सफ़र करते हैं, या कुछ और भी टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये भी क्लियर किया था, कुछ बच्चे सोचते हैं कि C2 प्लांट्स भी होते हैं, बट C2 कोई प्लांट नहीं है। C2 एक साइकिल है जो कि चलती है C3 प्लांट में। C3 प्लांट, C3 उनको बोल देते हैं कि C3 साइकिल, जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का बनाती है। और जो C3 साइकिल है ये सब में चलती है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस C3 साइकिल के बिना कंप्लीट नहीं होता। तो अब बात आती है कि नॉर्मल जो C3 प्लांट है उनके अंदर तो ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए। जिसमें क्या होता है, द प्रॉब्लम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज ओवरकम इन C4 प्लांट बाय ए 2 स्टेज स्ट्रेटजी दैट कीप CO2 हाई एंड O2 लो इन द क्लोरोप्लास्ट वेयर द कैल्विन साइकिल ऑपरेट। ये बात क्यों बोली, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन कब हो रहा था, जब O2 हाई था, CO2 लो था। यहाँ पे क्या बोला है, CO2 हाई एंड O2 लो। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन वहाँ पे जनरेट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन रखने पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फोटो रेस्पिरेशन अपना नहीं होगा। सो द क्लास ऑफ प्लांट कॉल्ड C3C4 इंटरमीडिएट एंड द कैम प्लांट also have better strategy that C3 plant for the avoidance of the photo respiration। सो एक होते हैं C4 प्लांट, या फिर काफ़ी बार बोल देते हैं कि C3C4 इंटरमीडिएट, और एक होते हैं कैम। ये दोनों प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं मिलेगा। इनकी हेल्प से हम लोग इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इन जनरल जो हम C3 प्लांट देख रहे थे, उसकी जो लीफ होती है ना, उसकी लीफ की थोड़ी सी जो एनेटमी है वो हमें देखनी पड़ेगी। कुछ इस टाइप से है, बाहर एपिडर्मिस, कोर्टेक्स सेल, देन अपनी पेरिसाइकिल है,
सॉरी एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, देन अपना क्या है, वस्कुलर बंडल है। तो वस्कुलर बंडल के बाहर ये नॉर्मल ही एक पेरिसाइकिल की लेयर है, बट C4 साइकिल में यहाँ पे क्या होता है, अपना जो वस्कुलर बंडल है इसके बाहर एक बंडल शीथ सेल नज़र आती है, उसके बाहर फिर मीजोफिल सेल नज़र आती है। मतलब इसकी ये अंदर वाली एनेटमी और इसकी एनेटमी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और यही एनेटमी का जो डिफरेंस है ये प्लांट को कैपेबल बनाता है कि आप लोगों को फोटो रेस्पिरेशन नहीं करना, कैसे नहीं करना, उन हर एक बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। अगेन ये थोड़ा सा एनेटमी को यहाँ पे शो किया गया है कि C4 में एक बंडल शीथ किस तरीके से प्रेजेंट है, बट जो C3 है उनके अंदर बंडल शीथ इतनी ज़्यादा अच्छे से हमें शो नहीं करती। तो ये चीज़ हम देख पा रहे हैं। और जो ये C4 प्लांट में जो ये बंडल शीथ इस अच्छे से जो डिस्प्ले हो रही है, इसको बोल देते हैं क्रेंज एनेटमी। क्रेंज एनेटमी में क्या है कि मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल फॉर्म ए 2 कॉन्सेंट्रिक लेयर अराउंड ए वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के बाहर बंडल शीथ फिर मेसोफिल सेल लेयर्स मिलते हैं। बंडल शीथ आर क्लोज टुगेदर, और यहाँ पे जितने भी बंडल शीथ हैं वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज देखने को हमें मिलती हैं। तो अब थोड़ा सा और इसकी अच्छी सी डिटेल देखते हैं। जो C4 साइकिल है इसको हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोल देते हैं, बिकॉज सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी की थी, बट इसके अलावा और भी साइंटिस्ट थे, उनके बारे में भी देखेंगे। सो इन ड्राई एंड ट्रॉपिकल रीजन प्लांट, ये मेनली हमें जैसे डेजर्ट वाली सिचुएशन या ट्रॉपिकल रीजन, अगर आपने इकोलॉजी अच्छे से पढ़ी हुई है तो ये बीच वाला पोर्शन अपना क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट, ये क्या होता है, पोल। इक्वेटोरियल पे क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन, फिर अपना आ जाता है टेम्परेट, देन अल्पाइन, ऐसे करके अपनी सिक्वेंस चलती है। तो ट्रॉपिकल वाले मतलब यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, ड्राई कंडीशंस रहेंगी, वो वाली सिचुएशन अपनी आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन जिनके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे तो C2 साइकिल चल जाती है, पर हमें वही तो यहाँ पे अवॉइड करना है कि हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी C2 साइकिल रन ना कर पाए। तो वो कैसे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर समझ में आएंगी। जो ये C4 साइकिल है इसके अंदर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड एक 4 कार्बन का बनता है, इसलिए इसको C4 साइकिल बोला जाता है। जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो होता है ऑक्जेलो एसीटेट। इसके अंदर क्या होता है, इट मिनिमाइज दी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ द रूबिस्को एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ कार्बन थ्रू दी फोटो रेस्पिरेटरी साइकिल। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कैसे, रूबिस्को की 2 एक्टिविटी थी, एक तो डीकार्बोजिलेशन, एक था ऑक्सीजनेशन, एक तो कार्बोजाइलेज की तरह काम कर रहा था, एक ऑक्सीजनेज की तरह काम कर रहा था। कार्बोजाइलेज की तरह कर रहा था जब CO2 को फिक्स, ऑक्सीजनेज की कर रहा था जब O2 को फिक्स। तो अगर हम उसकी यही एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे तो वहाँ पे फिर ये जो है हमें कि O2 का फिक्सेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ये चीज़ होगी ही नहीं। तो C4 प्लांट को ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी तो चाहिए ही नहीं। मान लो ये क्या है, 100 है, 50 काम इसका है, 50 इसका है, हमें ये 50 तो करवाना ही नहीं है, इसको तो हम काट ही दे रहे हैं, हमें तो बस ये इतना हिस्सा करवाना है। तो कंपैरेटिवली हमें C4 साइकिल के अंदर लेस रूबिस्को की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए बोल दिया जाता है कि C4 प्लांट नीड लेस रूबिस्को। और इसको ये जो ग्रोथ मटेरियल होता है नाइट्रोजन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं, उसकी भी इसको रिक्वायरमेंट कम ही रहती है। और ये जो C4 प्लांट है इसके अंदर 2 साइकिल चलती हैं, C3 तो मस्ट ही रहती है, डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करती है, एंड C4 साइकिल इसके अंदर देखने को हमें मिलती है। जो C4 स्पीशीज़ हैं ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही हमें देखने को मिलेंगी। और जो C4 साइकिल है ये 2 टाइप की एडेप्टेशन अपने अंदर रखे हुए रखती है, जो कि फोटो रेस्पिरेशन को बचाती है। अब इस वाले पोर्शन से जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ था आपको दिख रहा था, अपने नोट्स बना लेना साथ साथ में, इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहला तो C4 की खास बात है कि इन्होंने डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट बनाया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया था, दूसरे गेट ICAR DBT इनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे कौन से प्लांट है जिसके अंदर डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। तो C4 प्लांट्स के अंदर ये वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल क्या है, ग्रेनल और ए ग्रेनल, मतलब ग्रेना की प्रेजेंस और अब्सेंस, दैट इनकॉर्पोरेट CO2। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन बंडल शीथ सेल। तो ये यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलेगी, मीजोफिल सेल में तो ग्रेनल सेल है और जो बंडल शीथ सेल है उनके अंदर ए ग्रेनल सेल है। तो ये क्या हुई, क्लोरोप्लास्ट की 2 अलग तरह की मॉर्फोलॉजी और अरेंजमेंट, उसको बोल देते हैं डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट।
फिर अपनी क्रेंज एनाटमी आ जाती है। ये जो क्रेंज एनाटमी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट में ही देखने को मिलती है। इसलिए काफ़ी बार ऐसे आ जाता है कि व्हाट इज़ द C4 सिंड्रोम, कि C4 में ऐसी क्या हमें अलग चीज़ देखने को मिलती है। तो अलग चीज़ C4 प्लांट में क्रेंज एनाटमी देखने को मिलती है। सो इन बंडल शीथ सेल इन विच सेल आर अरेंज इन व्रैथ लाइक स्ट्रक्चर। व्रैथ मतलब थ्रेड, धागा, उसकी तरह के हमें एक क्रेंज लाइक एनाटमी देखने को मिलेगी। C3 साइकिल अकर हेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रुबिस्को। रुबिस्को यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस वजह से C3 साइकिल रन करती है। बाकी हमें अगर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट वे में चाहिए तो हमें C3 साइकिल तो चाहिए ही चाहिए होगी। सो दिस पर्टिकुलर लीफ एनाटमी जनरेट ए डिफ्यूज़न बैरियर। ये जो लीफ की एनाटमी है, अपनी क्रेंज एनाटमी, इसकी वजह से एक डिफ्यूज़न बैरियर आ जाता है। डिफ्यूज़न बैरियर कहने का मतलब, जैसे डिफ्यूज़न में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की साइड मूव करेगी। बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक मेसोफिल सेल है, एक बंडल शीथ सेल है। एक सेल में अगर CO2 हाई भी है तो भी वो दूसरे के अंदर जाएगा ही नहीं। तो अगर कोई चीज़ हाई से लो की साइड मूव नहीं कर पा रही, वहीं एक जगह पे हाई ही है, तो उसको बोल दिया जाता है कि वो डिफ्यूज़न बैरियर क्रिएट कर रही है। तो वो डिफ्यूज़न बैरियर यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या separate the uptake of atmospheric carbon in mesophyll cell from CO2 assimilation by Rubisco in bundle sheath cell। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो बंडल शीथ सेल हैं वो मेसोफिल सेल के अंदर CO2 ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगी। सो लिमिट द लीकेज ऑफ CO2 फ्रॉम बंडल शीथ सेल टू द मेसोफिल सेल। तो यहाँ पे जो मेन एक हिंड्रेंस रहती है वो ये रहती है कि बंडल शीथ सेल से किसी भी तरीके से जरा भी लीकेज नहीं होनी चाहिए CO2 की मेसोफिल में। बंडल शीथ में CO2 ज़्यादा रहती है, मेसोफिल में नहीं रहती। अगर ये यहाँ पे चला गया तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। इस वजह से जो ये एनाटमी है, ये एनाटमी प्रोटेक्ट करती है कि CO2 मेसोफिल की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम C4 के विद रिस्पेक्ट में डिस्कवरीज की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना कि C4 साइकिल को हम हैच स्लैग पाथवे बोलते हैं। तो ये हैच स्लैग से पहले एक और साइंटिस्ट आया था, इसका भी काफ़ी बार आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसका भी हमें पता होना चाहिए। एक होता है कोर्टस्चोक एटोल, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 14 CO2 उसको एसिमुलेट किया था शुगर केन की लीव्स में सबसे पहले, और उनको 4 कार्बन का एक कंपाउंड मिला था जो कि था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले वैसे तो देखा जाए तो कोर्टस्टेक ने डिस्कवरी की थी C4 एसिड की या C4 प्लांट की। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो C4 प्लांट है वो सबसे पहले उसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो कौन से प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा शुगर केन। आपको काफ़ी सारे प्लांट्स के नाम दिए हुए मिलेंगे, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि C4 की स्टार्टिंग शुगर केन से हुई थी। सो बिकॉज ऑफ द इनिशियल डिस्कवरी बाय कोर्टस्चेक, दिस पाथवे ऑफ कार्बन एसिमुलेशन इज कॉल्ड हैच स्लैग पाथवे, क्योंकि हैच स्लैग ने भी आगे और इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किए थे। अब हमें ज़्यादा इसकी डिटेल तो नहीं पढ़नी, बट क्या हैच स्लैग ने किया था वो ये था कि इन सब ने क्या किया था, बाय स्टडिंग CO2 रिडक्शन इन अदर प्लांट लाइक मेज, सोरगम, शुगर केन, पेनिकम, पेनिस्टम एंड एमेरेंथस, कोस्टेक फाइंडिंग वर कन्फर्म्ड बाय हैच एंड स्लैग। हैच स्लैग ने ये प्रूव किया था कि जो कोस्टेक ने शुगर कैन के अंदर C4 एसिड देखा है, वो एसिड हमें मेज में भी, पेनिकम में भी, सोरगम में भी एक्सेट्रा काफ़ी सारे प्लांट इन्होंने स्टडी किए और उनके अंदर देखने को मिल रहा था। तो कन्फर्मेशन इनके पाथवे को इन्होंने दी थी, बट इनिशियली उन्होंने भी ये काम किया था, तो काफ़ी बार ये नाम ले लिया जाता है। वैसे इज्जत के साथ तो यही लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। अगर वो शुरुआत नहीं करते तो ये कंफर्म किस चीज़ को करते। तो पर फिर भी काफ़ी बार जो लोग कंफर्म कर देते हैं चीज़ों को, उनका ज़्यादा नाम लिया जाता है। तो हैच स्लैग का नाम ज़्यादा लिया जाता है। और ये जो नाम है ना यहाँ पे लिस्ट, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स इनसे आते रहते हैं, तो आप सबको एग्जाम्पल वाली लिस्ट का पता रहना चाहिए कि मेज़, सोरगम, ये सब इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं अपने, ठीक है। सो द मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। तो जो अपने मेसोफिल सेल अगर आप लोग देखोगे, अगर एनाटमी अच्छे से, उसके साथ बंडल शीथ सेल, तो ये आपस में एक कनेक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, जो एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ता है, वो कनेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा, और उसको साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी बोल देते हैं। तो अब अपना ओवरऑल पाथवे ये मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल के विद रिस्पेक्ट में रन करेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सेल में कौन सा एंजाइम काम कर रहा है,
किसका क्या रोल यहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो बातों का हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट अपना यहाँ पे लिस्ट आ गई है कि मेसोफिल सेल क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म लाइट रिएक्शन करते हैं। ये मतलब एक तरीके से सनलाइट को फिक्स करने वाला काम इनके अंदर चलता है। इवोल्व O2 एंड प्रोड्यूस एसिमुलेटरी पावर। ये O2 को, ATP को, NADPH को बनाते हैं। जैसे हम प्लांट की लाइट रिएक्शन में जेड स्कीम में देख रहे थे, वही सारी चीज़ों वाला काम इनका होता है। ये जो मेसोफिल सेल होते हैं इनके अंदर होता है पेप्केज एंजाइम, जो कि CO2 को फिक्स करता है इनिशियली, बिल्कुल स्टार्टिंग में बाहर से अगर आ गई तो उसको पेप्केज फिक्स करेगा। तो इस एंजाइम से पूछ लिया जाता है कि कौन सा एंजाइम मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है, तो इसका पता होना चाहिए। फिर जो अपना बंडल शीथ है, बंडल शीथ के अंदर अपनी चलती है C3 साइकिल और उसके अंदर ही रूबिस्को प्रेजेंट होता है। सो ये क्या है, वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम O2 बीइंग रिलीज फ्रॉम मेसोफिल सेल, कि मेसोफिल से O2 इसके पास ना आ जाए और यहाँ से CO2 इसके पास ना चला जाए। ये दोनों एक दूसरे से प्रोटेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे फोटोलिसिस एंड O2 का एवोल्यूशन अब्सेंट रहता है। ये वैसे तो बताया था कि PS2 सिस्टम में रहता है, बाकी लाइट रिएक्शन में होता है, पर लाइट रिएक्शन तो अपने ऊपर ही होगी, तो इसके अंदर कोई भी O2 का इवोल्यूशन कुछ भी नहीं देखा जाता। ATP कैन बी सिंथेसाइज्ड थ्रू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे जो अगर ATP की रिक्वायरमेंट हुई, ये भी अपनी शुरू वाली क्लासेस में चीज़ें हो चुकी हैं, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक में बताया था कि अगर किसी प्लांट को सिर्फ ATP की रिक्वायरमेंट है तो ATP की रिक्वायरमेंट के टाइम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वो रन करते हैं, सो दैट वो अपनी जो नीड है उसको पूरा कर पाएँ। अब इन मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में हमें डी कार्बोजिलेज की एक्टिविटी देखने को मिलती है, किसके अंदर, बंडल शीथ सेल के कंपार्टमेंट्स में। तो वो डी कार्बोजिलेशन में कौन हेल्प करता है, यहाँ पे ME का मतलब रहेगा मेलिक एसिड, मेलिक एंजाइम, और जहाँ पे C के लिखा हुआ उसका मतलब होगा कार्बोक्सीकाइनेज। इनकी हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ते, बट ये काफ़ी बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि डी कार्बोजिलेज कहाँ पे मिलते हैं और वो मतलब क्या रोल रहता है। तो जैसे एक डिकार्बोजिलेज आर फाउंड इन डिफरेंट इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट ऑफ बंडल शीथ सेल। इंट्रा वर्ड है मतलब बंडल शीथ सेल के अंदर, इंटर होता तो अलग अलग सेल की बात होती, तो बंडल शीथ सेल के अंदर मतलब एक सेल है, सेल के अंदर तो काफ़ी सारी ऑर्गेनली होंगी, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे करके, और पूरा का पूरा साइटोसोल। तो बंडल शीथ सेल का जो साइटोसोल होता है उसके अंदर होता है पेप्केज, मतलब पेप कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होगा साइटोसोल में। इनकी लोकेशन पे क्वेश्चन आते हैं कि विच डी कार्बोजाइलेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन साइटोसोल, पेप कार्बोक्सीकाइनेज या फिर पेप कार्बोक्सीकाइनेज डी कार्बोजिलेज इज प्रेजेंट इन साइटोसोल। फिर आता है जैसे NAD मेलिक एंजाइम इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, और एक NADP मेलिक एंजाइम इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो ये लोकेशन डायरेक्ट याद करनी है, डायरेक्ट ये लोकेशन आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो अब इसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे बात आ जाती है कि कैसे ये जो रिएक्शन है अपनी ये चलती है। इस रिएक्शन में जैसे इनिशियली अपना एक मेसोफिल सेल है, एक अपना बंडल शीथ सेल है, तो इस साइकिल को मैं यहीं पे डील करवा देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में तो क्या ही करवाऊँगी, चलो मैं यहाँ पे इस चीज़ को करवाती हूँ फिनिश। तो पहले कुछ स्ट्रेटजी है, इनकी स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि C4 स्ट्रेटजी। C4 स्ट्रेटजी में क्या आता है, इन C4 प्लांट 2 फीचर्स कंट्रीब्यूट टू ओवरकम द डिलीटरियस इफेक्ट ऑफ द हाई टेम्परेचर। की हाई टेम्परेचर से अगर C4 प्लांट को प्रोटेक्ट होना है तो वो क्या क्या करेंगे। फर्स्ट, एटमॉस्फेरिक CO2 एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द मेसोफिल सेल। थोड़ी देर पहले ये चीज़ देखी थी कि मेसोफिल सेल के अंदर बाहर से जो CO2 आती है उसको फिक्स कौन करता है, पेप्केज। तो पेप्केज करेगा मेसोफिल सेल में बाहर से आने वाले ऑक्सीजन को फिक्स। वेयर कार्बोनिक एनहाइड्रेज रैपिडली एंड रिवर्सिबली कन्वर्ट CO2 इनटू बाइकार्बोनेट, और उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो क्या करेगा, ये जो बाहर से CO2 आ रही है इसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करता रहेगा। वार्म क्लाइमेट डिक्रीज द लेवल ऑफ CO2। बाहर जो गर्म हवा है, गर्म टेम्परेचर है, वो CO2 का लेवल कम करते हुए चलेंगे। बट द लो कंसनट्रेशन ऑफ साइटोसोलिक HCO3 सेचुरेट पेप्केज बिकॉज द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट इज सफिशिएंटली हाई। तो ये क्या करेंगे, अंदर पेप्केज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे। दस द हाई एक्टिविटी ऑफ पेप्केज इनेबल C4 प्लांट टू रिड्यूस देयर स्टोमेटल अपर्चर
एट हाई टेम्परेचर एंड देयर बाय कंजर्व वाटर। तो C4 प्लांट क्या करेंगे, सिग्नल दे दें, पैप केस क्या करेगा, C4 प्लांट को सिग्नल दे देगा कि बाहर टेम्परेचर हाई हो गया है, स्टोमेटा को क्लोज कर लिया जाए सो दैट वो अपना पानी को कंजर्व कर सके, व्हील फिक्सिंग द CO2 एट रेट इक्वल टू और ग्रेटर देन दोज ऑफ C3 प्लांट। और ये CO2 को उसी तरीके से फिक्स करेंगे जैसे C3 करते हैं। इसमें ये अपने स्टोमेटा का जो अपर्चर है उसको क्लोज करके पानी के लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड इसके अंदर देखा जाता है कि द हाई कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इन बंडल शीट सेल, की बंडल शीट सेल में तो बनता है, मिनिमाइज द ऑपरेशन ऑफ द C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस कार्बन साइकिल। तो बंडल शीट सेल में अपना बाहर से जो टेम्परेचर था उसका इफेक्ट होने नहीं दिया जा रहा, तो CO2 अपनी फिक्स होती जा रही है, पर उसकी वजह से जो C2 साइकिल है उसको रन नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर चाहे कितनी फिक्स कर रहे हो बट ओवरऑल CO2 का जो लेवल है वो हाई ही रहता है। तो इस वजह से अपनी जो साइकिल है उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं देखने को मिलेगा। कैसे क्या चल रहा है, जैसे ये तो है अपना मीजोफिल सेल, ये है अपना बंडल शीथ सेल, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है बाहर से अपना एटमॉस्फेरिक CO2 आ रहा है। इस एटमॉस्फेरिक CO2 को HCO3 में फिक्स कर दिया गया है। इसके फिक्सेशन से यहाँ पे C4 एसिड बना और इसके ट्रांसपोर्ट किया गया किसके अंदर, बंडल शीथ सेल में। इसका डीकार्बोजिलेशन वहाँ पे हुआ, C4 एसिड का डीकार्बोजिलेशन होता है बंडल शीथ सेल में। अभी भी डीकार्बोजिलेशन के 3 एंजाइम पड़े थे, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वो इसको क्या करेंगे, CO2 को रिलीज़ कर देंगे। CO2 रिलीज़ हो गया, CO2 का लेवल हाई है, तो रुबिस्को इस CO2 को फिक्स करेगा और C3 एसिड बनाएगा। C3 एसिड फिर फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू करेगा और C3 एसिड का ट्रांसपोर्ट अगेन मेसोफिल सेल में हो जाता है, जो रीजनरेट करके फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ पे बना लेता है। तो ये साइकिल अपनी इस तरीके से रन करती रहती है। इस साइकिल के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है। जैसे जो फिक्सेशन है HCO3 का, HCO3 अभी भी देखा था ना कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या करेगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा। मतलब बाइकार्बोनेट का बनना किसकी हेल्प से, फॉस्फोइनोल पायरुवेट की हेल्प से, जब उसके ऊपर पैपकेज एंजाइम एक्ट कर रहा है मेसोफिल सेल में। तो ये जो रिएक्शन है ये करवाई जाती है NADP मेलेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा इन द मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट और कन्वर्टेड टू एस्पार्टेट बाय ट्रांसएमिनेशन विद ग्लूटामेट इन द साइटोसोल। ये सारी जो चीज़ें हैं ये साइकिल्स के नाम हैं। आपको ऐसे थ्योरी नहीं समझ में आए तो सीधा डायग्राम से चीज़ों को देखना है कि 4 एसिड का अपना वहाँ पे सिंथेसिस होगी। और ये जो C4 प्लांट है ये हाई टेम्परेचर पे देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि देखो ये था मेसोफिल सेल, रेस्पिरेशन है, CO2 बाहर से आई, इसको फिक्स किया गया अगेन, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के ऊपर ये अपना NADP एक्ट किया जो कि डीकार्बोजिलेज है, डिहाइड्रोजिनेज है सॉरी, ये बनाएगा मेलेट। ये एरो यहाँ पे नीचे है, ये एरो भी नीचे है, ये गलती से इस डायग्राम में ऊपर एरो दिख रही है। मेलेट C3 एसिड है अपना, ये C3 एसिड अगेन नीचे जाएगा, नीचे जाके यहाँ पे इसके ऊपर मेलिक एंजाइम एक्ट करेगा जो कि अगेन डिहाइड्रोजिनेज है। यहाँ से CO2 रिलीज होगी, यहाँ से अपना पायरुवेट भी बनेगा और ये जो CO2 है ये केल्विन साइकिल में अपना रन करता रहेगा। CO2 का लेवल हाई है तो फोटो रेस्पिरेशन होने के तो चांसेस ही नहीं है। और ये जो एसिड है ये वापस ऊपर आ जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट फिर कार्बोजिलेज की तरह एक्ट करके इसके ऊपर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देगा। तो ऐसे एक सीक्वेंस में इसकी साइकिल कंटिन्यूस मैनर में रन करती रहती है, जिसमें आपको जो ये हाईलाइट पोर्शन है इनको आप लिख लो वीडियो को पॉज करके, इन्हीं चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब मेन आ जाता है कि C3 और C4 में फिर फ़र्क क्या हुआ। तो C3 और C4 जो अपनी साइकिल होती है इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो ये है कि क्या ये कार्बन को फिक्स करती हैं, यस दोनों ही करती हैं कार्बन को फिक्स। क्या ये कौन से एंजाइम को सबसे पहले यूज़ करती हैं। C3 साइकिल अगर आपको ध्यान हो तो इनिशियली ही रुबिस्को यूज़ हो जाता है, बट C4 साइकिल में पहले मेसोफिल सेल में CO2 फिक्स होगी जिसमें पैपकेज एंजाइम सबसे पहले यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से C4 साइकिल में पैपकेज एंजाइम इनिशियली यूज़ किया जाता है। पहला इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 में अभी भी देखा है OAA, ये लास्ट क्लास में किया था फॉस्फोग्लिसरेट। फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है उसके अंदर RuBP की CO2 के साथ, इसमें होती है पैप की CO2 के साथ जो OAA यहाँ पे बना देता है। ठीक है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। मेन पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं छोटे छोटे तरीके से।
अकरेंस कहाँ पे क्या कौन कौन सी साइकिल की होती है? C3 प्लांट में C2 और C3 साइकिल की अकरेंस होती है। C4 प्लांट में C3 एंड C4 साइकिल की अकरेंस होती है। लोकेशन क्या है? C3 की थी स्ट्रोमा या फिर मीजोफिल सेल। जो ये C4 है ये मीजोफिल प्लस में बंडल शीथ सेल में अपनी देखने को मिलती है। इसकी एनाटॉमी भी आपको थोड़ी देर पहले शो की थी। फाइनल प्रोडक्ट C3 में शुगर बनेगा, C4 के अंदर भी शुगर बनेगा। एडेप्टेशन इनके अंदर ये मॉडरेट टेम्परेचर पे चलती हैं C3 साइकिल, C4 साइकिल हाई टेम्परेचर पे चलती हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर बात करें तो राइस, वीट, शुगर बीट ये सब होते हैं। C4 के कॉर्न, शुगर केन, ग्रासेस, मेज, सोरगम ये अपने C4 साइकिल के मेन एग्जांपल्स होते हैं। तो ये तो था अपना कि कैसे प्लांट अपनी हाई टेम्परेचर के एरिया में फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करेंगे और साइकिल को नॉर्मली चलाएंगे। अब C4 प्लांट में भी थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं कि वो दिन में प्रोसेस नहीं कर पा रहे क्योंकि एक्सेसिव टेम्परेचर हो गया, काफ़ी बार पानी का लॉस भी हो जाता है। तो फिर अब वो जो C4 के अंदर कुछ कमियां हैं उनको वो C4 कैसे ओवरकम करेगा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना पढ़ेंगे। उससे पहले अगर किसी भी बच्चे को CU सेट की अगर तैयारी करनी है, CU सेट में होता है जनरल एप्टीट्यूड, जूलॉजी, बॉटनी ये सब चीज़ें, और JNU का पेपर देते हो, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पेपर देते हो, तो उन सब में एक पोर्शन आता है पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग ये सब चीज़ें आती हैं। तो काफ़ी बच्चों का क्या होता है कि पोर्शन बी में तो सही रहता है पर इसमें बिल्कुल ही ज़ीरो रह जाता है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। काफ़ी बच्चों का क्या है कि पार्ट बी इतना अच्छा नहीं रहता पर उनका ये पोर्शन सही रहता है तो वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो जो बच्चे अपने इस पोर्शन को पार्ट ए को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और जिनका इसमें थोड़ा बहुत कमियां चल रही हैं, तो अनअकैडमी पे एक ऑफ़र चल रहा है 70% ऑफ का। वो 5 अप्रैल तक ही प्रेजेंट है। अगर आप लोग वहाँ पे जाके अपना सब्सक्रिप्शन लेते हो पार्ट ए के लिए तो आपको पूरे सब्सक्रिप्शन पे 70% ऑफ मिल जाएगा। मतलब 4 महीने का कोर्स आपको जो इनिशियली जिसके रेट थे 10K वो आपको 3.6K में मिल जाएंगे। अगर वैसे तो वहाँ पे ऑफ़र 60% का है। मेरा कोड पूजा 1010 अगर वहाँ पे आप यूज़ कर लोगे पूजा 1010 तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलके ये ऑफ़र आपका 70% हो जाएगा। ये तो बात थी अनअकैडमी के ऑफ़र की। अब मेरा जो कोर्स चल रहा है खुद का जिसमें मैं MSc बॉटनी एंट्रेंस, MSc प्लांट बायोटेक, जेनेटिक्स इन सब चीज़ें मतलब एक्सेप्ट जूलॉजी का मेन पोर्शन को छोड़ के सारी चीज़ें मैं उस कोर्स में रन करवा रही हूँ। अगर किसी बच्चे को प्रिपरेशन करनी है आपकी अपने अपकमिंग MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो वो मुझे मेरा कोर्स अगर ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मेरी ID है स्टडी विद पूजा मित्तल, टेलीग्राम पे है स्टडी विद पूजा मित्तल और मेरा मेल ID आपको दिख ही रहा होगा swpm.help21@gmail.com या फिर यूट्यूब के आप उसमें डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे, चैनल को खोला सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे सारे लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। आप डायरेक्ट मुझे लिंक की हेल्प से अप्रोच कर सकते हो। तो आपको किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट हो, बेशक अनअकैडमी वाले पार्ट ए को प्रिपेयर करने में फॉर MSc या आपके खुद के मेन सब्जेक्ट में, तो आप मेरी हेल्प उसमें ले सकते हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। और अगर आपके नॉन में कोई 12th क्लास का बच्चा हो जिसके क्या है अभी 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी उसको BSc बैचलर्स अपनी करनी है, CUET को टारगेट करना है, तो उसकी भी अनअकैडमी पे तैयारी करवाई जा रही है जिसका कोर्स 2 मार्च से शुरू हो गया था। 3 महीने में पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। अभी कोर्स पे ऑफ़र चल रहा है कि 1 मंथ एक्स्ट्रा मतलब 31 जुलाई तक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और 70% ऑफ कंप्लीट। अगर UG साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, UG कॉमर्स या फिर सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन सी जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, अवेयरनेस इन सब की उन बच्चों को अगर तैयारी करनी हो तो अनअकैडमी का जो ऑफ़र है उस ऑफ़र को वो सब बच्चे गेन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट का सिर्फ 3600 रुपये लगना, मतलब एक सब्जेक्ट का 1 महीने का सिर्फ 250 रुपये या 300 रुपये, बस इतना ही बैठता है। तो काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। जो भी इंटरेस्टेड है वो इन चीज़ों को ज्वाइन कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी से रिलेटेड, मेरे कोर्स से रिलेटेड, यूट्यूब की वीडियो से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं अनअकैडमी पे। तो जिस बच्चों को अपनी रेगुलरिटी में UG और PG दोनों के टॉपिक्स टारगेट करने हैं, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक्स लेके आती हूँ जो कि दोनों बच्चों को फ़ायदा करें,
तो आप मेरी रेगुलर अनअकैडमी पे भी क्लासेस को देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।